सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स फॉर द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ रोटेशनल डायनेमिक्स। इस लेक्चर में हम लोग MCQs सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, और ऐसे 6 MCQs है, राइट। तो लेट अस स्टार्ट करते हैं। When seen from below, the blades of a ceiling fan are seen to be revolving anti-clockwise and their speed is decreasing। मतलब हम लोग पंखे को नीचे से देख रहे हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और उसका स्पीड कम भी हो रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, आई वुड लाइक टू ऑल्सो टेल यू वन मोर थिंग। ये जो MCQs है इनके आंसर्स गवर्नमेंट बुक में नहीं दिए हुए हैं। मतलब क्योंकि आंसर्स दिए हुए नहीं है तो उसको वेरीफाई करना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो, आपको ऐसा लगे कि सर नहीं ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए था आंसर, तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आंसर जो मैं बोल रहा हूँ उससे अलग होना चाहिए, करेक्ट। तो देखते हैं। सी सो लेट मी ड्रॉ फैन, और ये फ़ैन को हम जब नीचे से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट। सीन फ्रॉम द बॉटम तो कुछ ऐसा चलेगा फ़ैन, राइट, एंटी क्लॉकवाइज। नाउ लेट मी ड्रॉ अ सर्कल इन विच अ पार्टिकल इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आप देखो तो ये एक सर्कल है जिसमें हम नीचे से देख रहे हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे, करेक्ट है, नीचे से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नाउ बाय राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल मतलब कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, ऐसे ऐसे कर्ल करना रहेगा आपको फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन सच ए वे दैट, अब ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना वो मिररिंग है। मिररिंग मतलब हो सकता है मेरा हाथ आपको उल्टा दिखे तो आप खुद कर लेना स्क्रीन पे देख के। तो इफ़ यू कर्ल योर राइट हैंड, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द सेंस ऑफ मोशन, तो आपका थंब आपको एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। तो अगर आप स्क्रीन पे देखना और आप अपने हाथों को एडजस्ट करना, राइट हैंड रूल यूज़ करना, तो आपको ओमेगा ऐसे दिखेगा। ओमेगा विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ओमेगा आपको मिलेगा डाउनवर्ड नीचे की तरफ मिलेगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी नीचे है। और अगर आप ध्यान से देखो तो स्पीड इज़ डिक्रीजिंग। इफ़ द स्पीड इज़ डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन में होते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर ओमेगा नीचे होगा तो एक्सेलरेशन ऊपर होगा। तो आंसर है ये वाला आंसर, एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड्स, एंगुलर एक्सेलरेशन अपवर्ड्स। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज बाय राइट हैंड थंब रूल एंगुलर वेलोसिटी इज डाउनवर्ड्स, और क्योंकि स्पीड कम हो रहा है इसलिए अल्फ़ा इज़ अपोजिट टू ओमेगा। तो ओमेगा अगर डाउनवर्ड्स होगा तो अल्फ़ा अपवर्ड्स होगा। तो मेरे ख्याल से आंसर ये, एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड्स, एंगुलर एक्सेलरेशन अपवर्ड्स, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg टाइड टू अ 1.2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज whirled टू परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी। Minimum speed of particle is 5. Consider following statements. Maximum speed must be 5√5। अच्छा देखो, मिनिमम स्पीड हमेशा टॉप पे होता है और मैक्सिमम स्पीड हमेशा बॉटम में होती है। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में अगर मैक्सिमम स्पीड 5 है, सॉरी मिनिमम स्पीड 5 है, तो मैक्सिमम कितनी होगी हम लोग ढूंढ लेंगे। एंड डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन। और ये बहुत इजी है, ये तो डायरेक्ट हमारे गवर्नमेंट बुक में है दैट टेंशन, मैक्सिमम टेंशन एट लोएस्ट पोजीशन माइनस टेंशन एट हाईएस्ट पोजीशन इज इक्वल टू 6 mg। तो ये तो 1 मिनट में निकल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये सर्कल है और ये डेटम है। डेटम मतलब ये जो लोएस्ट वाला है ये मेरा रेफरेंस है। तो यहाँ से हम लोग हाइट मेजर करेंगे। यहाँ पे मुझे वेलोसिटी दी हुई है और यहाँ पे वेलोसिटी ढूंढना है मुझे। तो आई विल यूज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन P एंड Q। तो इफ़ आई यूज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन, देखो ये हमारा रेफरेंस लाइन है, यहाँ से हाइट मेजर करेंगे। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिटवीन P एंड Q आई कैन से काइनेटिक एनर्जी एट P प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट P इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट Q प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट Q। काइनेटिक एनर्जी एट P हाफ mvp², और P कितने हाइट पे है 2L, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा mg इंटू 2L, और Q का पोटेंशियल एनर्जी 0, राइट। अब बस इसको सॉल्व कर लेते हैं और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो आंसर आता है √73, बराबर है। मतलब अगर यहाँ पे मिनिमम स्पीड 5 है तो मैक्सिमम स्पीड होगा √73, जो 5√5 से काफ़ी कम है, राइट। मतलब मैक्सिमम स्पीड 5√5 नहीं होगा, मैक्सिमम स्पीड क्या होगा, 5√5 से भी बहुत कम होगा, √73 होगा। इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत है, P इज़ नॉट मैचिंग, राइट, P इज़ रॉन्ग। हाँ, टेंशन का डिफरेंस निकालोगे, दैट इज़ डिफरेंस ऑफ टेंशन बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट पोजीशन, तो वो ज़रूर 6 mg है। 6 mg मतलब 6 इंटू 1 इंटू 10, 60 न्यूटन आ रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन नंबर Q वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, लेकिन P वाला ऑप्शन रॉन्ग है।
तो आंसर होना चाहिए ओनली द स्टेटमेंट क्यू इज़ करेक्ट, राइट। आपको लगे कि अगर आंसर इससे कुछ अलग होना चाहिए तो हम लोग डेफिनेटली डिस्कस कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजना कि आपको क्यों लगता है आंसर इससे अलग है, बिकॉज देखो आंसर्स तो गवर्नमेंट बुक ने दिए नहीं है, राइट। तो वन हैज़ टू डू इट विथ हिज ओन विजडम, ऐसे। नेक्स्ट, select correct statements about the formulas of moment of inertia in terms of mass of the object and some of its distance parameters such as radius या length etc, right। अच्छा, देखते हैं। मतलब हम तो जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूला में मास, रेडियस, लेंथ ये सब टर्म्स तो आते ही हैं, राइट। फर्स्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मस्ट हैव डिफरेंट एक्सप्रेशंस फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि रिंग और हॉलो सिलेंडर का सेम है mr²। फिर डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का सेम है mr²/2। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे बॉडीज़ के अलग ही होने चाहिए, सेम भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो सही नहीं है, राइट, बिकॉज नॉट नेसेसरी। मैंने आपको समझाया क्यों। सेकेंड वाला, when rotating about the central axis hollow circular cone and disc have the same expression for moment of inertia, ये सही है। हॉलो कोन का हाफ mr² होता है, डिस्क का हाफ mr² होता है। जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, सॉलिड सिलेंडर का भी हाफ mr² होता है, राइट। तो ये सही है ऑप्शन। फिर भी तीसरा और चौथा भी देख लेते हैं। एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पैरेललोपिपेड रोटेटेड अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इंक्लूड्स इट्स डेप्थ। मतलब क्या उसके फॉर्मूला में डेप्थ आता है? तो देखो, डेप्थ मतलब डी, लेंथ ब्रेड्थ दिया हुआ है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है m/12 इंटू ब्रैकेट l² प्लस b², राइट। और लास्ट वाला तो ये भी सही नहीं है, डेप्थ नहीं आता फॉर्मूला में, सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ आते हैं। एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड एंड प्लेन शीट इज सेम, गलत है। रॉड का ml²/12 है और प्लेन शीट का यही है, सेम है। अच्छा, ये सारे फॉर्मूलाज आपको मिलेंगे कहाँ पे? जहाँ जब ये चैप्टर ख़त्म होता है, राइट, तो लास्ट में फॉर्मूला सेक्शन है पूरा। गवर्नमेंट बुक ने लास्ट में ये सारे बॉडीज़ के फॉर्मूलाज दिए, तो आप उसमें से फॉर्मूलाज देख सकते हैं। आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूलाज, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ सर्टन यूनिट द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज √2.5। इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स प्लेन इज मस्ट बी। मतलब समझो ऐसा यूनिट है तो सब जगह ऐसा यूनिट है। तो देखो आपको रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंट्रल ट्रांसवर्स एक्सिस दिया हुआ है। सेंट्रल ट्रांसवर्स मीन्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और किसके अबाउट पूछा है? टेंजेंट इन द प्लेन। तो स्टार्ट कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। सी, ये एक डिस्क है। अब हमको दिया क्या है? देखो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस दिया हुआ है, दैट इज हमको दिया है केसी। केसी मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, और हमको ढूंढना है केटी। केटी मतलब अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन एंड टेंजेंट, ये ढूंढना है, ये दिया हुआ है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमको केसी पता है तो केडी पता है बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। आप देखो, बाय परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम जानते हैं कि ये आईडी है, डायमीटर वाला मोमेंट एक्सिस है। तो आईडी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ आईसी, है ना। तो के डी मिल गया। व्हाट इज के डी? के डी इज इक्वल टू 1/√2 KC। अगर ये मिल गया तो ये भी मिलेगा बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आप देखो, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस प्लस mr²। डिस्टेंस बिटवीन द टू इज r ना, तो mr²। और मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे कि अगर रेडियस ऑफ गायरेशन दिया है, इफ़ रेडियस ऑफ गायरेशन इज गिवन, तो फिर एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, I इज इक्वल टू mk²। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ होता है तो एक ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, I इज इक्वल टू mk²। चाहे कोई भी बॉडी हो, कोई भी शेप हो, कोई भी एक्सिस हो, राइट। तो KT² इज इक्वल टू KD² प्लस R²। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। सी, सो R² इज इक्वल टू 2KC², राइट। नाउ सो नेक्स्ट स्टेप देखो, ये KT will be equal to, so KT² is equal to KC²/2 plus 2KC². This KD I have substituted here, half 1/√2 KC. KD is 1/√2 KC and R² is nothing but 2KC². तो अगर यहाँ पे KD को KC²/2
और आर स्क्वायर को 2kc² कर दिया तो आंसर आएगा 5/2 kc²। तो के टी विल बी इक्वल टू kc रूट ऑफ 2.5 and kc is already given as what, root of 2.5. So root of 2.5 into root of 2.5, the final answer will be 2.5. Consider following cases: a planet revolving in an elliptical orbit, a planet revolving in a circular orbit. Principle of conservation of angular momentum comes in force for which of this? देखो हम लोग ने ग्रेविटेशन में ऑलरेडी पढ़ा है कि प्लैनेट्स रिवॉल्व इन एलिप्टिकल ऑर्बिट बाय केपलर्स लॉ। तो उसमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू 2m। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला इज एल इज इक्वल टू 2m dA/dt। नाउ बाय केपलर्स थर्ड लॉ हम जानते हैं कि केपलर सेकेंड लॉ dA/dt कांस्टेंट है, दैट इज द एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर और द पोजीशन वेक्टर is equal in equal intervals of time. The area swept is equal in equal intervals of time, मतलब dA/dt कांस्टेंट होता है। क्योंकि dA/dt कांस्टेंट होता है बाय केपलर्स लॉ, इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि L कांस्टेंट होगा। और सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यूसीएम। ये प्लैनेट रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट है तो यूसीएम है। और एंगुलर मोमेंटम सर्कुलर मोशन में फॉर्मूला है MVR। तीनों कांस्टेंट होंगे। V मतलब वेलोसिटी नहीं, स्पीड, ओके। तो स्पीड, रेडियस और m तीनों कांस्टेंट होंगे, इसलिए हम लिख सकते हैं कि L कांस्टेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं कि चाहे वो एलिप्टिकल मोशन हो या सर्कुलर ऑर्बिट हो प्लैनेट का, दोनों ही केस में एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कम्स इन द फोर्स। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशन से आया और ये सर्कुलर मोशन से आया, करेक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन विदाउट स्लिपिंग। एट एनी इंस्टेंट द रेशियो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज, मतलब एक बॉडी है जो इंक्लाइन रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन है विदाउट स्लिपिंग। At any instant the ratio of rotational kinetic energy, translational and total। पहले तो हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mr² होगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई तो mr² है और ओमेगा को मैं v/r लिख देता हूँ, तो आंसर आएगा हाफ mv²। ठीक है, विदाउट स्लिपिंग होता है तो v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ट्रांसलेशनल तो सीधा हाफ mv² है। और टोटल क्या होता है, टोटल मतलब रोलिंग, हाफ mv² ब्रैकेट में 1 + i/mr²। एक्चुअली ये k²/r² लिखा है बुक में, तो k²/r² को आप ऊपर नीचे mm से मल्टीप्लाई कर लोगे तो mk²/mr² हो जाएगा, और mk² i होता है और i तो mr² है, तो ये आ जाएगा आंसर mv²। तो बस अब क्या, ये हाफ mv², ये हाफ mv², ये हाफ mv²। रेशो लेंगे तो क्या आएगा, रेशो लेंगे तो हाफ mv² इज टू हाफ mv² इज टू हाफ mv²। तो आंसर आएगा हाफ इज टू हाफ इज टू 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1:1:2। तो ये आंसर है। और अब हम लोग को 13 सम करेंगे, जो हम लोग ने न्यूमेरिकल्स, रोटेशनल डायनेमिक्स न्यूमेरिकल्स के पार्ट 1 में हमारा छूट गया था। 13 क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट अस सी द 13 क्वेश्चन। द 13 क्वेश्चन इज लाइक दिस: कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड ए ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5। Radius of the disc is 8. Initially the center of the coin is pi centimeter away from the center of the disc. At what minimum frequency will it start slipping? तो एक ग्रामोफोन डिस्क है, उसके ऊपर आपने कॉइन को रखा हुआ है, कॉइन को आप घुमा रहे हो, कॉइन को आप स्पीड बढ़ाते जाओगे तो कोई तो स्पीड होगा जहाँ पे तुम्हारा कॉइन स्लिप होगा। तो वो कौन सी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर स्लिपिंग बोलते हैं। क्योंकि अगर उस फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारी कॉइन स्लिप हो गई तो उससे ज़्यादा कोई भी और फ्रीक्वेंसी होगी तो पक्का स्लिप होना ही है, राइट। तो वो मिनिमम वाला ढूंढना है। और कहाँ पे रखा है कॉइन को, पाई सेंटीमीटर दूर। तो देखते हैं। फिर पूछा है बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज, अगर कॉइन को रिम पे रखा होता तो। अच्छा, अब मैं बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चन ओनली मैं तुमको बता देता हूँ। देखो, हमारा आंसर गवर्नमेंट बुक के साथ मैच नहीं होगा। गवर्नमेंट बुक का फ्रीक्वेंसी का आंसर शायद 2.5 हर्ट्ज़ है, हमारा आंसर आएगा 1.994 हर्ट्ज़। अच्छा, अगर आंसर मैच करवाना चाहते हो तो आपको ये पाई सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर करना पड़ेगा। तो अगर आपने ये पाई सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर कर दिया तो आंसर मैच होगा। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट बुक में पाई सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए मैं इसको पाई सेंटीमीटर लेके ही सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सिचुएशन कुछ ऐसा, ये डेटा है,
और डायग्राम बना लेते हैं। देखो, कॉइन इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ व्हाट, कॉइन इज केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ पाई सेंटीमीटर। तो ये जो आर है ना, ये जो डिस्टेंस आर वो पाई सेंटीमीटर है, तो ये सेंटर से डिस्टेंस है, याद रखना पाई सेंटीमीटर। तो ये कॉइन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg नीचे, और उसको बाहर जाने से कौन रोक रहा है, मतलब हु इज़ प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम गोइंग आउट, और हु इज़ अलॉन्ग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, फ्रिक्शन, राइट। अच्छा, फ्रिक्शन का फॉर्मूला आप याद रखना, फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यू एन। कब यूज़ कर सकते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्किडिंग, स्लिपिंग। ऐसा क्या हमारा सिचुएशन वही है कि ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, क्योंकि कॉइन इज़ ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एफ को म्यू एन। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से, तो n इज़ इक्वल टू एम जी, क्योंकि वर्टिकल मोशन तो नहीं हो रहा, तो पहले मैं लिख देता हूँ कि n इज़ इक्वल टू एम जी, राइट। और क्योंकि कॉइन घूम रहा है गोल, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। और याद रखना, क्योंकि कॉइन इज़ अबाउट टू स्लिप, बराबर है, इसलिए ये फ्रिक्शनल फोर्स को मैं लिखूंगा म्यू इंटू एन, और n एम जी है, बराबर है। तो ये एम कैंसिल, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एम आर ओमेगा स्क्वायर, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो एफ मिन टू ओमेगा को 2 पाई एफ मिन लिख दिया। अब इसके बाद तो सॉल्व करना है, हमको म्यू पता है, हमको जी पता है, पाई स्क्वायर लेना है जी को, हमको रेडियस पता है पाई सेंटीमीटर, पाई इंटू 10⁻⁻², सब्सटीट्यूट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा 1.994। देखो, ये कैलकुलेशन मैंने डायरेक्टली किया है, ओके, बाय कैलकुलेटर, बट यू आर नॉट सपोज टू यूज़ अ कैलकुलेटर, तुमको लॉग के साथ कैलकुलेशन करना है, राइट। अब जिन बच्चों को लॉग कैलकुलेशन नहीं आती, एक वीडियो डाला है मैंने, 1 घंटे का वीडियो है, जिसमें सिर्फ लॉग सिखाया हुआ है कि लॉग बुक यूज़ कैसे करते हैं, राइट। सो दिस इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन में क्या था, आपको देखना है तो आप देख सकते हो क्वेश्चन वापस एक बार। By what factor will the answer change if the coin is almost on the rim? So now this coin is lying on the edge. अगर कॉइन एज पे चला है तो कुछ भी नहीं चेंज होगा एक्सेप्ट आर। पहले आर था पाई सेंटीमीटर, अब आर हो जाएगा रेडियस ऑफ द डिस्क, और जो कि 8 सेंटीमीटर है। तो बस कुछ होगा नहीं, सिर्फ आर का वैल्यू बदल गया, राइट। तो अगर एज पे रखा है ऐसे, तो सब कुछ सेम है, सिर्फ ये जो आर है हमारा, ये क्या हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर की जगह पे 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.25 हर्ट्ज़, राइट, 1.25 हर्ट्ज़। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। लेट अस से दैट इनिशियल फ्रीक्वेंसी हमारी थी, स्लिपिंग वाली फ्रीक्वेंसी थी 10, और बाद में हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 5। पहले 10 बाद में 5, तो कितने फैक्टर से चेंज हो गई, हाफ हो गई, करेक्ट है ना। हमारे केस में पहले थी 1.994, अब है 1.25, बराबर है। पहले 1.994 पे स्लिप हो रही थी, अब 1.25 पे हो रहा है। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, कितने फैक्टर से चेंज हुआ फ्रीक्वेंसी, एफ मिन 2 अपॉन एफ मिन 1, द आंसर इज 0.6269। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, राइट। इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।